बात कहां हो रही थी, कहां पे, आपका क्या प्रश्न था, ये तो क्लियर हो गया आपका। क्लियर हो गया। चलिए, एक सवाल ये भी है, हम लोगों ने ऊपर में देखा कि बीपीएससी या कहे तो आयोग, ये क्या चाहता है आपसे। तो जो चाहता है तो संक्षिप्त रूप में वहां पे निर्देश के बारे में हम बता दिए, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और बातें हैं, उसकी भी चर्चा हो जानी चाहिए। विषय क्षेत्र पर आने से पहले उसकी भी चर्चा हो जानी चाहिए। हम ये चाह रहे हैं कि उसकी चर्चा हो जाए। जो अतुल प्रसाद है हमारे अध्यक्ष महोदय बीपीएससी के, वो बार बार बोलते हैं, उनका स्टेटमेंट हम एक भी नहीं छोड़ते हैं। हम लोग का सिलेक्शन हो ना हो, वो अपने जगह पे है, क्योंकि अब हम लोग ओल्ड एज वाले लोग हो गए हैं, पुराने खिलाड़ी हो गए, अब कोच की ही काम की भूमिका में रहेंगे। वो बोलते हैं इसके माध्यम से लेखन कौशल, देखिएगा वो क्या बोलते हैं, लेखन कौशल की हम जांच करना चाहते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से हम विश्लेषणात्मक क्षमता की जांच करना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात है। इधर शिकायत मिली होगी जरूर, आप लोग भी ऑफिस में काम करते हैं, कि नए अधिकारी जो आ रहे हैं तो पता नहीं क्या किस तरह से वो लोग लिखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, कठिनाई होती है। लेकिन निबंध जो पेपर लाया गया है तो इन सभी जो कमियों को भी दूर है। सही बात। चलिए, तो ये बात हो गई। अब आइए हम लोग निबंध के किस पे चलते हैं, कि निबंध का प्रकार क्या होगा, किस किस क्षेत्र से निबंध पूछे जाएंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि निबंध में भूमिका का कितने शब्दों में होना चाहिए, उसका मेन बॉडी कितने शब्दों में होना चाहिए। तो 3 निबंध लिखना है तो मेरे ख्याल से 800 से 1000 शब्द पर्याप्त होगा। जैसे में एक विश्लेषण हम करना चाहेंगे जीएस में, या पहले जो ऑप्शनल होता था, ऑप्शनल में या जीएस में, जीएस को छोड़िए, पहले ऑप्शनल पे ही बात करते हैं, क्योंकि इसी के स्थान पे निबंध को लाया गया है। 5 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता था, और जनरली 600 से 800 शब्द में जो आंसर होता था, और इसके बाद 60वीं से 62वीं के बाद जानते हैं क्या कर दिया, 6 क्वेश्चन कर दिया था। तो भी 600 से 800 शब्दों का जो आंसर होता है, वो एक लॉन्ग आंसर का, लॉन्ग क्वेश्चन का जो आंसर होता था, वो एक आइडियल आंसर माना जाता था। और इसके लिए भी समय उतना ही जितना निबंध के लिए दिया गया है। नहीं,
यहां 3 लिखना है तो मेरे हिसाब से भी 800 से 1000, क्योंकि आप 6 क्वेश्चन लिखे तो 3000 से 3500 शब्द क्या था, पर्याप्त था। या 2800 से 3200-3300 भी आप कह सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन हमको देना है, 3 निबंध लिखना है, तो यहां पे 800 से कोई 800 में जा सकता है, कोई 900, कोई 1000, क्योंकि समय की भी बाध्यता है, फिर उसका फॉर्मेटिंग करना है, तब जाकर के न लिखना है। तो एक आदर्श जो निबंध होगा, अगर शब्द के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसमें आप किस तरह के कंटेंट दे रहे हैं वो चीज नहीं, लेकिन अगर शब्द को देखिएगा तो एक क्वेश्चन का आंसर 800 से 1000 शब्दों के बीच में होना चाहिए। तो 3 घंटा में आप 3 प्रश्न का आंसर, उत्तर जो है आप आसानी से दे पाएंगे, है ना? अनुमान लग रहा है? लग रहा है ना? ऐसा ही होना चाहिए। आपको बहुत भी आ रहा है, विषय वस्तु पर बहुत ज्यादा भी पकड़ है, तो आपको संक्षिप्त रूप में, सारगर्भित रूप में लिखना होगा, नहीं तो आप 3 का आंसर नहीं दे पाइएगा। अब इस 800 या 1000 जो वर्ड है, इसको आप देखिए, बांटिए। निबंध के 3 पार्ट हैं, या निबंध का जो स्ट्रक्चर है या इसकी जो संरचना है, इसको 3 भाग में बांटिए। पहले हम लोगों ने देखा कि इसका एक क्या होगा, इसकी एक भूमिका होगी, भूमिका वाला पार्ट, इसमें कितना शब्द होगा, जो मुख्य भाग होगा इसमें कितना शब्द होना चाहिए, और फिर जो कंक्लूजन होगा, निष्कर्ष वाला भाग होगा या उपसंहार वाला, इसमें कितना होना चाहिए। आप अनभिज्ञ हैं, लेकिन आप ही सोचिए, इतना तो है कि ग्रेजुएट है, बहुत सारी परीक्षाओं को दे चुके हैं आप, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। अब जरा सोचिए कि वो एक आइडियल फॉर्म में आ जाए, यानी कि 800 से 1000 शब्द में आ जाए, और विषय वस्तु के सभी पहलुओं को आप टच कर पाए, उसके बारे में कुछ ना कुछ आप अभिव्यक्त कर दें। बताइए बताइए। यहां 250 शब्द है ना, चलिए यहां पे 300, तो मान लेते हैं कि 250 और 300, मतलब भूमिका 250 और मेन बॉडी 300, और यहां पे तो आपके हिसाब से 250, 300, 550, 800 तक तो कम से कम होना चाहिए ना। तो 250 कंक्लूजन में। अफजल बाबू आवाज मिल रही है? अफजल बाबू आवाज मिल रही है? वालेकुम सलाम, बताइए। हाँ आवाज मिल रही है। ये जैसे में मेरा मानना था कि जो ऑप्शनल हुआ करता था या जीएस में टोटल जो आप आंसर देते हैं, सभी क्वेश्चन का आंसर जो देते हैं, तो उसमें आप 3200 शब्द लिख पाते हैं 3 घंटा में, उससे अधिक नहीं लिख पाते हैं। तो ठीक उसको 3 भाग में बांटना है, 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, निबंध में भी 3 निबंध लिखना है, तो 800 से 1000 का लेके चलिए, एक का 3 घंटा में बेहतर प्रबंधन के साथ आप लिख पाएंगे नहीं। अब ये 800 से 1000 वर्ड्स को आप एक निबंध के लिए ले लिए नहीं, तो एक निबंध के लिए इतना वर्ड होगा, तो निबंध का जो स्ट्रक्चर होता है यही ना होता है, उसकी भूमिका होती है, उसका मुख्य भाग होता है, और वो उसका कंक्लूजन होता है नहीं। इसमें कितना शब्द बेहतर माना जाएगा या माना जाता है?
1000 वही ना, 800 से 1000 हम बता रहे हैं। देखिए भूमिका आप 200 बहुत हो गया, 200 शब्द, 200 शब्द कहने का मतलब है कि एक पेज या उससे अधिक थोड़ा जाएगा तो 1.5 पेज, सवा पेज में, है ना, इतना जाएगा भूमिका, जिसमें आप जहां जहां फोकस डालेंगे उन चीजों की आप चर्चा कर देंगे, उसके रेलेवेंसी को दिखा देंगे, एग्जामिनर को पता चल जाएगा आपके भूमिका से कि ये यहां यहां गया है। और सभी बातों को उस भूमिका में रख पाना भी मुश्किल नहीं होता है। कुछ चूंकि निष्कर्ष वाला भी बात अगर आप पहले लिख देते हैं, कुछ संकेत दे देते हैं, तो एग्जामिनर को वो प्रभावित करता है कि ये इसी दिशा में जाएगा, इसका जो लेखन होगा इसी दिशा में होगा। तो 200 शब्द यहां हो गया और 150 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए निष्कर्ष में। ठीक है, निबंध में 150 से अधिक नहीं होना चाहिए। अरे 10 शब्द 15 शब्द आगे पीछे चल जाएगा। तो 200 300 350 हो गया। बाकी जो है आपका मेन जो पार्ट हो गया 500 से 600 शब्द ये बीच में होना चाहिए। ये शब्द मेन बॉडी मुख्य भाग में होना चाहिए। तो एक आइडियल निबंध में जो शब्द होगा आप कंप्लीट कर पाएंगे। यही बात होनी चाहिए किसी भी निबंध में, चाहे उसका विषय क्षेत्र जो भी हो, और विषय क्षेत्र के हिसाब से कंटेंट होता है। ठीक है, आगे आप निबंध के प्रकार की बात करते हैं तो यहां पर भी आप देख सकते हैं जो मेन बात होता है यहां पे आप जान लीजिए कि यहां पे वर्णन जो होगा वो क्या होगा, आपका विस्तृत वर्णन होगा किसी भी विषय वस्तु पे। सबसे बड़ा पार्ट यही है। ठीक है, मुख्य भाग को विषय प्रसार भी कहा जाता है कहीं कहीं। ये सब टेक्निकल बात है, इसको जान लेना है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग को आंसर भी लिखना पड़ेगा। अब छोड़िए, अब ये हो गया निबंध का स्ट्रक्चर। अब आइए निबंध के प्रकार पर। निबंध के प्रकार, निबंध के प्रकार पर आइए। विषय क्षेत्र नहीं है, प्रकार की बात हो रही है। प्रकार पर एक होता है वर्णनात्मक निबंध, लिख लीजिएगा। प्रकार जो है लिख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आएगा। किसी भी लेख को पढ़ेंगे और थिंकिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस विषय पर कैसे आपको क्या करना है। तो वर्णनात्मक जो है, वर्णनात्मक निबंध, वर्णन का मतलब जानते ही हैं, डिस्क्राइब का मतलब जानते ही हैं, सभी पहलुओं के बारे में लिखना। एक होता है विश्लेषणात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध, विश्लेषणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध। हाँ, वर्णनात्मक को ठीक कर लेंगे। क्या दिक्कत है इसमें? ये बोलना ज्यादा लग रहा है। वर्णनात्मक ठीक तो है। विचारात्मक निबंध हो गया। भावात्मक निबंध,
और एक होता है ललित निबंध। ठीक है। वर्णन करना तो आसान होता है, ये काफी सरल होता है। महत्व कहां हो जाता है? इस पे इंपॉर्टेंट जो फोकस होता है इसी पे, इसी टाइप के निबंध पे, विश्लेषणात्मक निबंध पे और विचारात्मक निबंध पे। विश्लेषणात्मक निबंध क्या होता है? विश्लेषणात्मक निबंध क्या होता है? टॉपिक का विश्लेषण कर सकते हैं। इसको विवरणात्मक निबंध भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? ये फैक्ट पे, तथ्य पे ज्यादा जोर दिया जाता है, और वो भी तथ्य आपके प्रमाणित होनी चाहिए, उसकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। और तथ्य कहां पे संकेत करता है? ज्ञान की ओर। तो ये यहां पे ज्ञान वर्धन पे फोकस होता है, ज्ञान पे जोर दिया जाता है। और ये ज्ञान की जानकारी किस टाइप के विषय वस्तु पर देनी होगी? मान लेते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो विषय होते हैं उस पे आधारित अगर जो निबंध होता है, वहां फैक्ट की ज्यादा जरूरत है। और फैक्ट को रख के आप उस चीज का को क्या करते हैं? उसका विश्लेषण करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। यहां क्या संडे के संडे मोदी जी का मन का बात होता है, इसी टाइप का वो मन की बात भावात्मक निबंध है। ये जो आप लोग सब लिखा रहे हैं हाँ हाँ, इसी टाइप से रहता ही है उसी टाइप से। ठीक है ना? ना शॉर्ट में समझिए। हाँ, तो ये हो गया आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विषयों पे आपको जोर देना होगा, ताकि इस तरह का अगर विश्लेषणात्मक निबंध आता है तो आप आसानी से क्या कर पाइएगा? लिख पाइएगा। वहां फैक्ट्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो भी घटनाक्रम होगा उस पर पहली नजर रखनी होगी, ताकि फैक्ट्स भी आ जाए, और फैक्ट्स जब आ जाएगा तो उसका विश्लेषण आप आसानी से कर पाएंगे, जोड़ देंगे। ठीक है। विचारात्मक विचार दो तरह के होते हैं। एक सकारात्मक विचार भी हो सकते हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा? नकारात्मक विचार भी हो सकता है। विचार का मतलब यही है ना, तब जाकर के ना विचार अपने आप में कहलाएगा कि हाँ ये विचार सकारात्मक विचार, नकार और विचारात्मक विचार का मतलब हो कि वो किस तरह का विचार। तो यहां डिफाइन करना पड़ेगा आपको। ठीक है। यहां पे लाभ हानि जैसा स्थिति है कि क्या लाभ होगा क्या हानि होगा, इस तरह से। जैसे में आतंकवाद पर अगर पूछ दे तो ये विचारात्मक प्रश्न है कि नहीं है? नक्सलवाद, इस टाइप का जो क्षेत्र होगा, विषय क्षेत्र वाला, वो क्या कहलाएगा? विचारात्मक निबंध कहलाएगा। ठीक है। गरीबी, बेरोजगारी, सबके अपने अपने विचार हैं, दृष्टिकोण है इस पे, है ना? तो ये विचारात्मक प्रश्न के दायरे में आ जाएगा। गरीबी,
बेरोजगारी, ये सब। समझे? यानी विचार देने के बाद फिर क्या होगा, इससे समीक्षा आप कर सकते हैं। कह सकते हैं कि ये समीक्षात्मक भी निबंध आप कर सकते हैं, कि इसमें आप समीक्षा ही ना करते हैं किसी भी विषय वस्तु को लेकर के, तो निबंध का डायमेंशन एक तरह का जो ये निबंध होता है इसका डायमेंशन यहां भी जाता है। इसका एक पहलू ये भी हो गया। भावात्मक में आप जान ही रहे हैं, इसमें क्या करना है ना। भावात्मक निबंध में वो साहित्य से ज्यादा जुड़ा हुआ है ना। साहित्य मुहावरा लोकोक्ति इस टाइप का नहीं होता है, उस टाइप से एक स्लोगन टाइप पे रहता है, उस पे आपको निबंध देना पड़ता है। ठीक है, जैसे में हो गया कि मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या होता, है ना, या मैं बिहार का मुख्यमंत्री होता तो क्या करता, है ना। ये सब भावात्मक प्रश्न के निबंध के दायरे में आता है। और इस टाइप का भी हाँ होता है ना। या ये आपसे कोई कह दे कि आप लिखिए निबंध कि यदि आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, तो यहाँ आप अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कीजिएगा ना, तो ये भावात्मक। तो 12 जो प्रश्न होगा 3 खंडों में बटा होगा, प्रत्येक खंड में जो 4-4 जो क्वेश्चन होगा वो इसी सब टाइप से होगा। ये इतना समझ गया। अब एक निबंध की विशेषता क्या होनी चाहिए? हाँ, ललित में क्या कहेंगे, इसमें पढ़ने के क्रम में जो प्रभाव उत्पन्न कर दे आपके अंदर, जैसे में वाक्य रचना, अलंकार, मुहावरा, ये सब जो होता है ना, इस सब का प्रयोग जो लिखते हैं, जो साहित्य से ज्यादा जुड़ा हुआ है, वो ललित निबंध के दायरे में आ जाता है ना। और ये सभी टाइप का जो जितना ऊपर हम लोग विश्लेषण की देखे हैं, इस सब निबंध में आप इस तरह का क्या अंश आप डाल सकते हैं, ताकि पढ़ने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर क्या करे, वो प्रभाव उत्पन्न कर दे। तो इसका ये अप्रोच ललित निबंध का, वो सभी जगह अप्लाई आप कर सकते हैं। यही है ललित निबंध, और कुछ नहीं है। भाषाई स्तर पर आप कह सकते हैं जो सुंदर लगे वो ललित निबंध टाइप का होगा। पाठकों को आकर्षित करने वाला जो निबंध होगा वो आपको इस दायरे में आएगा। विशेषता, कुछ मोटी मोटी बातें हैं, इसको जानना जरूरी है, उसके बाद में आ जाएंगे हम लोग, क्योंकि जब पढ़ेंगे ना तो इसी आधार पर ना किसी भी कहीं भी निबंध लिखा होगा, अपने लिए पढ़ेंगे, फिर उससे कुछ निकालेंगे, तो उसमें हम यही ना टटोलेंगे कि इसमें क्या क्या चीज है, कितना प्रभावी ये निबंध है, लेखन शैली है। किसी पुस्तक से ही अध्ययन करेंगे, निबंध के पुस्तक से, या कहीं पे भी कुछ आलेख है तो उसमें इन्हीं सब चीजों को टटोलेंगे कि कितना डायमेंशन है इसमें, या डायमेंशन लेस है। निबंध लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, यानी कि निबंध की विशेषताएं आप कह सकते हैं। निबंध की विशेषताएं, निबंध की विशेषताएं, सबसे पहले भाषा क्या होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। तो यहां लिखिए भाषाई अस्पष्टता होनी चाहिए। किसी भी निबंध में भाषाई अस्पष्टता होनी चाहिए। ऐसे भी आप देखिए, आप किसी के ऊपर प्रभाव तभी डाल पाते हैं जब आपके भाषा में क्या हो, अस्पष्टता। घाल मेल आप
वाक्य का, शब्दों का चयन करेंगे तो कोई भी आपसे प्रभावित नहीं होता है और वो अच्छा लगता भी नहीं है, वो प्रभाव भी नहीं डालता है। निबंध भी क्या है? आपके व्यक्तित्व का, आपके विचारों का क्या है? प्रस्तुतिकरण है। उससे आपके व्यक्तित्व, आपके विचार, आप कितने पारदर्शी हैं, कितने सकारात्मक हैं, कितना आशावादी हैं, यही सब चीज आपके लेखन शैली से पता चलता है, आपके लेखन के माध्यम से पता चलता है, निबंध लेखन के माध्यम से। सिर्फ ज्ञान का ही इससे पता नहीं चलता है, इन सभी चीजों का के बारे में एक जो एग्जामिनर है वो अंदाजा लगा लेता है। समझिए कि आपका एक क्या है, वो टू कॉपी है, आपके लिए वो दर्पण का काम कर रहा है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। आप कल्याणोन्मुखी, कल्याणकारी हैं, जन उपयोगी सोच रखते हैं कि नहीं, आशावादी हैं, है ना, कि नहीं है, आप संघर्षी हैं कि नहीं है, आपका व्यक्तित्व, आपके विचार पारदर्शी हैं कि नहीं, आप कितने ईमानदार हैं स्वयं के प्रति, या सिविल सेवक बनने जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीज है। तो भाषाई स्पष्टता होनी चाहिए और थोड़ा सा इसमें व्याकरणिक शुद्धता भी होनी चाहिए, व्याकरणिक शुद्धता भी होनी चाहिए। साथ ही साथ विषयानुकूल होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? पहले भी बताया है कि विषय से इतर नहीं जाना है आपको। फिर विचारों में क्रमबद्धता दिखनी चाहिए। दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए? दिखनी चाहिए। फिर विचारों में संबद्धता भी होनी चाहिए। विचारों में संबद्धता भी होनी चाहिए। संबद्धता और क्रमबद्धता, ये दो बातें हैं। क्रमबद्ध होने का मतलब उसके व्यवस्थित होने से है, और संबद्ध होने का मतलब क्या है कि आप आगे जो लिख रहे हैं, पीछे क्या लिख रहे हैं, दोनों में किस तरह का अंतर संबंध है, या और चीज अन्य जो पहलू है उसको एक दूसरे से तार्किक तरीके से उसको जोड़ पा रहे हैं कि नहीं जोड़ पा रहे हैं, यही संबद्धता। यानी यहां कहने का मतलब है कि जो विचार हैं, आपके विचारों में बिखराव नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हाँ, पारस्परिक अंतर संबंध पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। विषयानुकूल भी कह सकते हैं, एक और शब्द आप इसमें यूज कर सकते हैं, या विषय केंद्रित नहीं, विषय केंद्रित होना चाहिए। फिर सारगर्भित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सारगर्भित होना चाहिए। यहां सारगर्भित कहने का मतलब या तात्पर्य क्या है, आप ही लोग बताइए, बताइए। सारगर्भित कहने का मतलब ये हुआ आपका कि ये पाठकों पर क्या करे, प्रभाव उत्पन्न करे। तथ्य होनी चाहिए, तथ्य तर्कपूर्ण होना चाहिए, ताकि वो पाठक पर प्रभाव डाले। आपके जो विचार हैं उसमें अनावश्यक विचार नहीं होना चाहिए,
बिना मतलब का विचार, अनावश्यक विस्तार भी नहीं होना चाहिए, संक्षिप्त रूप में होना चाहिए। मोटे तौर पे शब्द चयन पर यहां पर फोकस करना होगा। फिर वही बात कहने का मतलब कि शब्दों का चयन काफी सावधानी पूर्वक, और एक बात और, शब्द चयन भी होना चाहिए तो यह विषय के अनुकूल होना चाहिए। अब लिख रहे हैं राष्ट्रीय मुद्दे पर, और फिर राष्ट्रीय मुद्दा जो है वो संविधान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब साहित्यिक शब्दों का आप उसमें प्रयोग करने लगे, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करने लगे, पत्रकारिता वाला जो भाषा है उसका आप प्रयोग करने लगे, तो ये ठीक बात नहीं है। संवैधानिक शब्दों का, प्रशासनिक शब्दों का ही चयन बेहतर होगा। तो सारगर्भित के साथ साथ ये विषय अनुकूल हो, तो वहां शब्द चयन कैसा होना चाहिए? विषय के अनुकूल। पर्यावरण संबंधी आप लिख रहे हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई बातें लिख रहे हैं, तो वहां पे टेक्निकल टर्म को यूज करना है ना। अब लगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप साहित्य की भाषा को लगे लिखने, तो फिर इसका मतलब है कि आपको विषय वस्तु पे पकड़ नहीं है और न विषय से संबंधित शब्द पे पकड़ है, उसके भाषा की सही जानकारी नहीं है, तो फिर आपका यहाँ ज्ञान अर्थपूर्ण नहीं दिखता है, आप तार्किक व्यक्ति नहीं है, ये सब चीज दिख जाता है। थोड़ा बहुत जो क्या कर सकते हैं, जो लोकोक्ति है, कुछ श्लोक टाइप का है, जो मान लीजिए श्लोक ही है, संस्कृत के बहुत सारे श्लोक हैं, तो वो वैज्ञानिक भी है, सामाजिक भी है, धार्मिक भी है, सभी समाज पे भी है, प्रशासन के लिए भी है। तो उस तरह का जो श्लोक आप यूज करेंगे कहीं कहीं, तो वो एक अच्छा निबंध की विशेषता को दर्शाता है। इसके अलावे अगर आपका निबंध संविधान से जुड़ा हुआ है, तो उसमें आपका जो सुझाव होना चाहिए, उस विषय वस्तु से को लेकर के जो चुनौतियां हैं उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। सुझाव भी होना चाहिए, तो सुझाव ऐसा होना चाहिए कि वो संविधान के अनुकूल हो, भारत के परिप्रेक्ष्य में हो, राज्य के परिप्रेक्ष्य में हो, जन कल्याणकारी हो, यानी जनोन्मुखी हो, लोक कल्याणकारी हो, इस तरह का सुझाव होना चाहिए, क्योंकि आप प्रशासक बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी बातों का एक बेहतर निबंध के लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है ना। एक अच्छे निबंध की ये सारी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, और इसके लिए हम लोगों को कुछ जैसे में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, फिर रविन्द्रनाथ टैगोर, इधर आप देखिएगा तो जो एपीजे अब्दुल कलाम जो है, वो महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी है, इन सभी चीजों से कुछ न कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, हंस की तरह चुनना पड़ेगा। समय है तो उन सभी चीजों से कुछ कुछ ग्रहण कीजिए और उसको अपने निबंध में क्या कीजिए, कूट करते चलिए। लेकिन सबकी एक बात कि नियमित रूप से हम लोगों को पेपर का संपादकीय पढ़ना पड़ेगा। यदि आप संपादकीय नहीं पढ़ते हैं तो समझिए कि आप निबंध से दूर होते जा रहे हैं, या कोसों दूर है आप निबंध से। संपादकीय पढ़ने से विचार में आशावादिता आता है, सकारात्मकता आता है, संवैधानिक मूल्यों से आपका जो विचार होगा वो उससे जुड़ते हुए जाएगा, उस संवैधानिक मूल्य से आप कनेक्ट होते जाएंगे।
वैचारिक संतुलन स्थापित कर पाएंगे, क्योंकि अलग अलग लोगों के विचार पढ़ेंगे तो आप फिर विचार उसमें क्या होगा कि आपका अपना विचार बनेगा और वो विचार क्या होगा, संतुलित होगा। इन सभी चीजों पे हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है एक बेहतर निबंध लिखने के लिए, है ना। आज का सेशन हम यही समाप्त कर देते हैं, या और कहिएगा लोग तो और भी थोड़ा बहुत और इस पे चर्चा होनी बाकी है। कल विषय क्षेत्र को हम लोग देख लेंगे कि ये जो 12 प्रश्न होंगे 3 सेक्शन में होंगे, उसका एरिया कौन कौन सा है, और फिर उसमें से हम लोग एक एक एरिया को लेकर के सब पे 2, 4, 5 जो जितना टॉपिक बनेगा उसकी मोटी मोटी बातों को हम लोग जानेंगे, उस पे तथ्य को हम लोग जो होगा उसको लिखेंगे, उसका फॉर्मेटिंग करेंगे और फिर लिखने का अभ्यास करेंगे और फिर आगे उसको चेकअप किया जाएगा, उसमें फीडबैक कमेंट हम देंगे। ठीक है।